हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम बैक टू एड्यूटैप अंडर द जैब ऑन द गो सीरीज। जैब ऑन द गो एक ऐसी सीरीज जहां पर आप अपने बिजी बैंकिंग शेड्यूल के साथ साथ विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम छोटे छोटे कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं ताकि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन कंप्लीट हो सके। हमारा आज का टॉपिक एएफएम में कॉस्टिंग मेथड से रिलेटेड रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि कॉस्ट क्या है, देन कॉस्टिंग के मेथड्स क्या हैं, उनके बारे में डिस्कशन आज हम करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एडुटैप ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं। बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, सुपर क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा अच्छा बेहतरीन बनाने में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है। अगर आपको रिकॉर्डेड वर्जन्स देखने हैं तो आप बैंकर्स कैप्सूल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको मॉड्यूल वाइज सभी सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएंगे। इंडिविजुअल और कंबाइंड कंप्लीट आपके पास ये कोर्स जो है वो अवेलेबल होगा। बैंकर्स कैप्सूल कोर्स में आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग आवर्स, लेट नाइट आवर्स, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। छोटे छोटे स्पैन ऑफ टाइम में आप अपना सिलेबस कवर अप कीजिए और सिलेबस कवर अप कर कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यूजिंग द मॉक टेस्ट। वहीं पर सुपर क्रैश कोर्स है, जहां पर आपको सुपर फास्ट एग्जाम प्रिपरेशन कराई जाएगी। आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो सुपर क्रैश कोर्स में कवर करवाए जाएंगे। 24 कंसेप्ट क्लासेस में, 24 लाइव क्लासेस में आपके सिलेबस के सारे ही टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब सुपर क्रैश कोर्स जो है लाइव रहेगा, तो मॉर्निंग इवनिंग में आपकी क्लासेस रहेंगी बिफोर एंड आफ्टर द बैंकिंग आवर्स। वहीं पर टेस्ट सीरीज है फॉर दोज एस्पिरेंट्स जिनकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है और वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इन कोर्सेज की और डिटेल्स और कैसे इन कोर्स में खुद को एनरोल करना है, इस सब के बारे में हम इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन था पीपल अर्निंग मोर इनकम शुड पे हायर टैक्स। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनकम टैक्स जो है दैट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो जिनकी इनकम ज़्यादा है उनको हायर टैक्स जो है वो देना पड़ता है। हायर टैक्स रेट्स आर चार्ज ऑन देम। इनकम टैक्स क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकम टैक्स फॉलोज द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, और ये दोनों इंटरलिंक्ड भी हैं। यानी कि मेरा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, जहां पर हम बात करेंगे कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है। देखिए, अभी तक हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, तो एज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट, एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो अपनी जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस है, चाहे वो बैलेंस शीट है, उन प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को एक ट्रू एंड फेयर लेवल पर शो करना और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताना। बट अगर मैं बिजनेस की मैनेजमेंट की बात करूं, तो बिजनेस की मैनेजमेंट जो है वो कह रही है कि उसके लिए इतनी सी इंफॉर्मेशन ना सफिशिएंट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन कम है उसके लिए। उसको डिसीजन लेने के लिए बिजनेस के फाइनेंशियल ऑपरेशंस की कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो इसके लिए कॉस्ट अकाउंटेंट क्या चाहता है कि उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में पता चल सके। ठीक है, कि एक प्रोडक्ट को बनाने का कितना खर्चा आ रहा है या एक सर्विस को प्रोवाइड करने का कितना खर्चा आ रहा है, सो दैट डिसीजन जो है वो अच्छे से लिए जा सके। तो ऑन द होल हम ये कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एक जो मैनेजमेंट है बिजनेस की, वो इफेक्टिव एफिशिएंट डिसीजंस ले सकती है रिगार्डिंग द बिजनेस। ठीक है, अब कॉस्ट के कंसेप्ट को समझते हैं। तो उसके लिए गुलाटी जी आपके पास आए और उन्होंने बोला कि आईफोन इतने कॉस्टली क्यों है। इस बात का जवाब आईफोन के ओनर के पास भी नहीं था। ही सेड कि मेरे को इस बात का जवाब ढूंढने के लिए एक आईफोन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और उसमें अपना प्रीमियम ऐड कर कर मैं आपको बता सकता हूँ कि कॉस्ट आईफोन्स जो है वो इतने महंगे क्यों हैं। क्योंकि जो भी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल कर आएगी, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट के अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन भी तो बिजनेस ऐड करेगा, तभी उससे क्या निकल कर आ सकता है, तभी उससे एक सेलिंग प्राइस जो है वो निकल कर आ सकता है। क्लियर? तो कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग का मतलब स्पेसिफिक प्रोडक्ट, स्पेसिफिक सर्विस की कॉस्ट को एसरटेन करना। उस कॉस्ट के अंदर मटेरियल की कॉस्ट इंक्लूड होगी, लेबर की, जिस लेबर ने उस प्रोडक्ट को बनाया है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, इवन डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। क्लियर? फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? तो कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब है एक पूरा सिस्टम, है ना, एक पूरा सिस्टम। जैसे मान लीजिए एक अमूल है, अमूल बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहा है, बी इट घी, बी इट बटर, बी इट मिल्क, बी इट आइसक्रीम, या फिर कुछ ड्रिंक्स बना रहा है ना। तो इसका मंथली फैक्ट्री एक्सपेंडिचर अगर 50 लाख है, तो क्या ये 50 लाख 10 प्रोडक्ट्स जो अमूल बना रहा है सबको इक्वली, या 5 प्रोडक्ट्स जो अमूल बना रहा है सबको इक्वली एलोकेट करना सही रहेगा?
तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमें मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जानना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग अलग है। नंबर ऑफ वर्कर्स जानने पड़ेंगे एक प्रोडक्ट पे कितने लग रहे हैं, और हर प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल भी अलग है। ऑल दो अगर मैं अमूल की बात करूँ तो सबका बेसिक रॉ मटेरियल तो मिल्क है, लेकिन स्टिल इंग्रेडिएंट्स अलग अलग तरीके के डल रहे हैं, तभी इनकी फॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप की आ रही हैं। तो रॉ मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जज एसरटेन करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप जो है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या क्या इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, एलोकेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। कॉस्ट अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जितने भी एक प्रोडक्ट को लेकर या सर्विस को लेकर कॉस्ट हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर्स लग रहे हैं उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को यूज में लाने के लिए, उन सब प्रोडक्ट्स को, उन सब कॉस्ट को एनालाइज करना, रिकॉर्ड करना, फिर हर यूनिट, हर प्रोसेस, हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एसरटेन करना, एक्चुअल कॉस्ट को प्रिवेलिंग कॉस्ट स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, और बिजनेस की मैनेजमेंट को नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, ताकि बिजनेस की मैनेजमेंट एफिशिएंट डिसीजंस ले सके रिगार्डिंग द बिजनेस। क्लियर? कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो क्या फ़ायदा है कॉस्ट अकाउंटिंग का? देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का बेनिफिट है कि आपको प्रोडक्ट और सर्विस का जो प्राइस है, प्रोडक्ट और सर्विस का जो प्राइस है, आप उसको डिसाइड इजीली कर पाते हो। बिकॉज अगर मैं बात करूं, मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को पता चल गया, ठीक है, मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का पता चल गया, तो जैसे ही मुझे एक प्रोडक्ट का ये पता चल गया कि इसको बनाने पे मेरा कितना खर्चा आ रहा है, मैं उस कॉस्ट के ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऐड करूंगी, और प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद आई विल डिसाइड what is the selling and what should be the selling price of this particular product। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हम प्रोडक्ट के प्राइस को सेट कर सकते हैं। देन किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को कम करना या किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, वो डिसीजन भी कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पर ही लिया जाता है। जब मुझे पता चल रहा है कि ओवरऑल एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट मुझे कम पड़ सकती है अगर मैं थोड़ी सी प्रोडक्शन बढ़ा दूं, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मुझे अचीव हो जाएगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मटेरियल या अदर रिसोर्सेज की वेस्टेजेस को रिड्यूस करना। देन रिसेशन या इंटेंस कंपटीशन अगर मार्केट में है, तो उसके लिए स्ट्रैटेजीज भी कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से बन सकती है, क्योंकि अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आप इस कंपटीशन को तभी बीट कर सकते हो अगर आपका प्रोडक्ट जो है आपको सस्ते में पड़ेगा, है ना। अगर आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हो, देन ओनली यू कैन रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन्स एंड दस द सेलिंग प्राइस विल बी लेस देन द कॉम्पिटिटर्स, और आप कॉम्पिटिशन को बीट कर सकते हो। इसके अलावा बिजनेस की इन्वेंट्री की मैनेजमेंट जो है वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से की जा सकती है, और एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट को एस्टिमेट तभी किया जाएगा जब एक्चुअल कॉस्ट आपकी कैलकुलेट हो पाएगी। कॉस्ट के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो नेचर के बेस पर हमारे पास 3 कॉस्ट एलिमेंट्स हैं: मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल का मतलब है जो भी मटेरियल इन्वॉल्व है इन द प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गई, जैसे मान लीजिए अगर आप एक चेयर बना रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग अ चेयर, तो चेयर बना रहे हैं तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गई जो वुड लग रही है उस चेयर को बनाने में, ठीक है। लेकिन अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो आपके पास ग्लू भी होगी, है ना, आपके पास नेल्स भी होंगे जिसकी हेल्प से आप उसको फिक्स कर रहे हो चेयर्स के अलग अलग पार्ट्स को। तो वुड जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है जो इसी चेयर में यूज हो रही है, एक स्पेशल क्वालिटी वुड, मान लो ए कैटेगरी की, ए प्लस कैटेगरी की कोई वुड है जो सिर्फ चेयर को बनाने में आप यूज कर रहे हो। लेकिन ग्लू, नेल्स, ऐसी जो चीजें हैं वो और भी प्रोडक्ट्स में यूज हो रही हैं, तो दैट इज द इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्टली जो लेबर इस चेयर को लगाने बनाने में लगी है ना, लेबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन मेकिंग द चेयर। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होगी, जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, जो सिक्योरिटी गार्ड आपके बिजनेस के बाहर खड़ा है, आपकी फैक्ट्री के बाहर खड़ा है जो सिक्योरिटी गार्ड, वो सिक्योरिटी गार्ड तो और भी चीज़ों को सिक्योर कर रहा है ना, वो खाली एक चेयर की मेकिंग को थोड़ी कर रहा है, तो ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। सुपरवाइजर की कॉस्ट भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूट किए जा सकते हैं उस चेयर पर, वेयर एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपके डायरेक्टली उस चेयर पर एट्रीब्यूट नहीं किए जा सकते, यानी कि जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस आपके हो गए, वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। क्लियर? अब अगर मैं वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे बात करूं तो 3 टाइप की कॉस्ट हुई: फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं चलेगी,
विच डू नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कम हो ज़्यादा हो, फिक्स कॉस्ट एक लेवल तक सेम रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी है जो कि डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। एंड देन कम्स द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जिसका कुछ पार्ट फिक्स्ड और कुछ पार्ट वेरिएबल होगा, है ना। तो जैसे अगर चेयर की ही मैं बात करूं तो जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो मेरे पास क्या होगी यहाँ पर, जैसे रेंट है बिल्डिंग का, ये चेंज नहीं होगा, है ना, ये तो सेम ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो, मान लीजिए अगर मैं वुड की ही बात करूँ तो जो वुड की कॉस्ट है वो वेरिएबल है। अगर मैं प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगी तो मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, है ना, ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, तो इसलिए मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट विल कीप ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन आउटपुट। और सेमी वेरिएबल ऐसी जिसका कुछ पार्ट फिक्स्ड और कुछ पार्ट वेरिएबल रहता है। कॉस्ट यूनिट की बात करते हैं, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर एज सेट। मतलब कॉस्ट जिस भी यूनिट के लिए आप मेजर कर रहे हो वो आपके लिए क्या है, कॉस्ट यूनिट है। कॉस्ट यूनिट्स जो हैं दे आर सिलेक्टेड फॉर कॉस्टिंग पर्पस, और ये जो है फिजिकल मेजरमेंट्स में रहते हैं। जैसे शुगर है तो शुगर टन्स में होगा जो उसका कॉस्ट यूनिट है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो किलोमीटर्स में होगा, रेस्टोरेंट्स हैं तो पर यूनिट आपकी जो चार्जेस हैं वो लिए जाएंगे, कोई फूड प्रोसेसिंग कंपनी है तो पर पैकेट आपसे चार्ज लिया जाएगा, केमिकल और कंपनी है, रिफाइन ऑयल रिफाइनरी है तो वहाँ लीटर वगैरह में आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। देन कम्स द कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या है, जो कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जहाँ पर कॉस्ट ट्रैक की जाती है, ठीक है। इसके दो टाइप के कॉस्ट हो जाएंगे, दो टाइप के कॉस्ट सेंटर हो जाएंगे आपके पास। एक प्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर जो कि प्रोडक्ट बनाने में यूज किया जा रहा है, एक अनप्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर जैसे सपोर्ट सेंटर्स जो होते हैं, ठीक है ना। सपोर्ट सेंटर्स आपके अनप्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर्स में आ जाएंगे। तो कॉस्ट सेंटर क्या होगा, इट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल सब यूनिट फॉर विच सेपरेट कॉस्ट एलोकेशन कैन बी मेड। अब बात करते हैं कुछ टाइप्स की कॉस्टिंग मेथड्स के। तो सबसे पहले आ गया जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग जैसे कस्टम बेस्ड ऑर्डर्स होते हैं तो हर कस्टम ऑर्डर की अलग कॉस्टिंग होती है ना, तो जॉब के हिसाब से कॉस्टिंग होगी तो जॉब कॉस्टिंग कहा जाएगा उसे, ठीक है। जैसे कि आपने, इसमें आ जाएगा कस्टम मेड ऑर्डर्स, ठीक है। जैसे मान लो आपने एक सोफा सेट बनवाया, तो आपने जो सोफा सेट आपको कस्टमाइज कर दिया गया, आपने बोला कि मुझे 7 सीटर चाहिए विद मुझे ऐसी बैक चाहिए, ऐसा मुझे उसका टेबल चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो आपके काम की स्पेसिफिक एक कॉस्ट एसरटेन की जाएगी, वो उनका रूटीन का काम नहीं है, अलग अलग जॉब्स को लेकर अलग अलग कॉस्टिंग होगी, तो वो जॉब कॉस्टिंग है। नेक्स्ट इज द बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग का मतलब क्या है, जब सिमिलर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, सेम प्रोडक्ट्स का अगर एक बैच बनेगा तो उसे क्या बोला जाता है, बैच कॉस्टिंग। पहले कंप्लीट बैच की कॉस्ट एसरटेन की जाती है, उसके बाद हर एक यूनिट ऑफ द बैच की कॉस्ट एसरटेन की जाती है। कंप्लीट कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। फिर आ जाएगी ऑपरेशन कॉस्टिंग। ऑपरेशन कॉस्टिंग का मतलब क्या है, ऐसी कॉस्टिंग जो कि प्रोसेस के, जो हमारा कॉस्टिंग का कंप्लीट प्रोसेस है उसके हर ऑपरेशन की कॉस्ट को अलग अलग एसरटेन किया जा रहा है, अलग अलग कैलकुलेट किया जा रहा है। देन प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग वहाँ पर एप्लीकेबल होती है, ऐसी इंडस्ट्रीज में एप्लीकेबल होती है जहाँ पर एक प्रोडक्ट ना अलग अलग जो है प्रोसेसेस से होकर निकलता है। जैसे कि मान लो ऑयल रिफाइनरी है ना, तो ऑयल रिफाइनरी के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग लगती है, तो हर प्रोसेस अपने आप में एक कंप्लीट स्टेप है, और एक प्रोसेसिंग यूनिट का जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो दूसरे प्रोसेसिंग यूनिट का इनपुट होगा, ठीक है। तो ऑयल रिफाइनरी, केमिकल इंडस्ट्री, सोप मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, इन सब जगहों पर प्रोसेस कॉस्टिंग लगती है। देन इज सिंगल एंड यूनिट कॉस्टिंग। सिंगल एंड यूनिट कॉस्टिंग क्या होगी, एक ऐसी कॉस्टिंग, एक ऐसी कंपनी जो सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, तो वहां पर यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग लगेगी। जैसे मान लो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ब्रिक मेकिंग है, माइनिंग है, शुगर है, सीमेंट है, ये सब सिंगल या यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग में आएंगे। देन सर्विस कॉस्टिंग, ऐसे बिजनेसेस के लिए जहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, सर्विसेज के लिए जैसे हॉस्पिटल्स हो गए हमारे, ट्रांसपोर्ट बिजनेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज हैं, टेलीफोन सर्विसेज हैं, यहाँ पर जो
सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, उनकी सिंगल प्रोडक्ट की जब सर्विस निकाली जाती है तो वो सर्विस कॉस्टिंग बन जाती है। कंपोजिट कॉस्टिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कॉस्टिंग है, जहां पर आपके पास टोटल कॉस्ट को एसरटेन करने के लिए आप कंपोनेंट की कॉस्ट, इट इज एसरटेन बाय कंप्यूटिंग कंपोनेंट कॉस्ट फॉर वेरियस रेलिवेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आर यूज्ड। तो अलग अलग कॉस्टिंग मेथड्स को यूज कर कर आप जब एक कंपोनेंट की कॉस्ट निकालते हो तो वो कंपोजिट कॉस्टिंग होगी। जैसे मोटर व्हीकल्स के अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग तरीके से कॉस्टिंग की जाती है, एयरक्राफ्ट है, मशीन टूल है, लोकोमोटिव्स है, ऐसे ऐसे जो एग्जांपल्स है। कॉस्टिंग की टेक्निक्स जो है, अलग अलग तरीके की कॉस्टिंग टेक्निक्स है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या होगी? ऐसी कॉस्टिंग जहाँ पर हिस्टोरिकल कॉस्ट को इंक्लूड किया जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग होगी जहाँ पर आप एक स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करोगे, डेविएशंस निकालोगे और डेविएशंस के रीजन ढूंढोगे। मार्जिनल कॉस्टिंग आपकी रहेगी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट की कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग हो जाएगी। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जहाँ एक ही टाइप का कॉस्टिंग जो है वो पूरे प्रोडक्ट्स के ऊपर लगेगा। डायरेक्ट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी इसी तरीके से चलेगी। एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है, जहां पर आप एक्टिविटीज के बेसिस पर आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हो, ए बी सी, तो वहां पर आप प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग अलग अलग तरीके से निकालते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाएगा? कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स बनाए, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग कितने अच्छे से करनी है उसके बारे में हमें बेटर गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग की जाएगी। कॉस्ट अकाउंटेंट्स को हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगी, स्टैंडर्ड अप्रोच देते हैं कि किस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है, मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं कि कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग को अकाउंटिंग में यूटिलाइज करना है, और इंडियन इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट में हेल्प करती है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है? देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट्स और लॉसेस निकाल रहे हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के। यहाँ पर हर यूनिट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी कॉस्ट और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग निकाली जाती है हर प्रोडक्ट की, कि आपको आपका प्रोडक्ट ए प्रॉफिटेबल है, प्रोडक्ट बी आपका लेस प्रॉफिटेबल है, इस तरीके से। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो करना ज़रूरी है एज पर द कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट। बट कॉस्ट अकाउंटिंग आप वॉलेंटरी बेसिस पर कर कर चलते हो। अदरवाइज कुछ ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आपके लिए कंपल्शन है, अदरवाइज यू आर डूइंग इट ऑन वॉलेंटरी बेसिस फॉर योर ओन पर्पस। यहाँ पर पर्पस है कि मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, यहाँ पर स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन देनी है हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर कर। कॉस्ट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स हैं उनको बनाने के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हम डेली बेसिस पर भी बना सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ज़्यादातर एनुअली ही बनाई जाती हैं। ज़्यादातर ट्रांजेक्शन इंटरनल, ज़्यादातर जो हमारा कंसर्न रहेगा वो इंटरनल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड रहेगा, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन से कंसर्न, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड रहेगी। एस्टिमेट्स के यूज़ की बात करूँ तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो बजटरी कंट्रोल में यूज़ किया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअल फिगर्स से डील किया जाता है, तो वहाँ पर एस्टिमेट्स का यूज़ नहीं होता। देन इज यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, जो अभी हमने पहले भी पढ़ा कि कॉस्ट ऑफ टोटल आउटपुट्स निकाला जाता है और नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर कर सिंगल यूनिट की कॉस्ट निकाली जाती है, जैसे ब्रिक मेकिंग, माइनिंग, शुगर, सीमेंट, इन सब इंडस्ट्रीज में यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग लगती है। कॉस्ट शीट प्रिपेयर की जाती है, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर डिटेल्ड कॉस्ट जो है वो प्रोवाइडेड होती है। डिटेल्ड कॉस्ट ऑफ अ कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट यहाँ पर मेंशन होती है। इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे मटेरियल, लेबर, ऐसे एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट शीट के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स वगैरह इंक्लूड किए जाते हैं, और आइटम्स जैसे कि टैक्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह यहाँ पर इंक्लूड नहीं की जाती, बिकॉज हमारा यहाँ पर्पस सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना है। तो यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग आपकी कहाँ पर ज़्यादा सुटेबल रहेगी? एक ऐसे बिजनेस में जहाँ पर सिंगल आर्टिकल बनाया जा रहा है लंबे स्केल पर, लार्ज स्केल पर, जहाँ आइडेंटिकल होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और दो या दो से ज़्यादा ग्रेड के प्रोडक्ट्स आपके बनाए जा रहे हैं, दैट इज यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। देन कम्स जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग जो है एक ऐसी कॉस्टिंग होगी जहां पर ईच यूनिट
ऑफ बैच जो है वो अलग अलग यूनिट और बैचेस से बनाया जाता है, जैसे इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, शिप बिल्डिंग, फर्नीचर मेकिंग, रिपेयर, ऑटोमोबाइल। ये सब क्या है, आपकी जॉब कॉस्टिंग है, जहाँ पर स्पेशलाइज्ड आपकी सर्विसेज चलती हैं, जहाँ पर आपका डिपेंड करता है आपकी जॉब किस तरीके की है। हर जॉब की एक अलग कॉस्ट होती है। जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज के केस में क्या होता है कि हर एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अलग तरीके से चलता है ना। तो हर एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर अगर अलग तरीके से चलता है तो उनकी कॉस्टिंग भी अलग अलग तरीके से की जाती है। जॉब कॉस्ट कार्ड और शीट्स की अगर मैं बात करूं, तो जॉब कॉस्ट कार्ड को यूज़ किया जाता है ताकि हम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की कॉस्ट जो है वो रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब मेंशन कर सके। ये मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और कॉस्ट कंट्रोलिंग में भी हेल्प कर कर चलता है। ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की यहाँ पर बात की हुई है, तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, जो डायरेक्टली मटेरियल यूज किया हुआ प्रोडक्शन में। लेबर डायरेक्ट की कॉस्ट क्या होगी, जो भी लेबर आपकी इंक्लूडेड है, इसमें ओवर टाइम, फ्री टाइम यानी आइडियल टाइम, शिफ्ट के चेंजेस, सब कुछ मेंशन किया जाता है। ओवरहेड कॉस्ट जिसको प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं, तो यहाँ पर जैसे जैसे जॉब अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करती जाती है, कंप्लीशन के कोर्स को फुलफिल करती रहती है, तो उसकी ओवरहेड की कॉस्ट भी यहाँ पर लिखी जाती है। ठीक है। फिक्स्ड और नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में भी कुछ कॉस्ट को डाला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सम प्री डिसाइडेड परसेंटेज। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यूज होगी, है ना। जैसे इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, शिप बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपकी यूज होती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ऐसे होती है कि देखिए यहाँ पर ना बहुत बड़ी जॉब्स होती हैं जिनको ना टाइम बहुत लगता है कंप्लीशन में, है ना। जब आपका प्रोजेक्ट शुरू होता है और उसका जो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम होता है वो बहुत लंबा होता है, 1 साल से ज़्यादातर ज़्यादा होता है ना। तो यहाँ पर हर एक छोटे कॉन्ट्रैक्ट को एक कॉस्ट यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है और अलग अलग उनकी कॉस्ट को एज सर्टेन किया जाता है। जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का अगर मैं डिफरेंस बताऊं, तो देखिए जॉब कॉस्टिंग ऐसी कॉस्टिंग है जो कॉन्ट्रैक्टर की वर्क प्लेस पर होगी, है ना। जैसे मैंने चेयर, फर्नीचर, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है और मैं कस्टमाइज फर्नीचर बनाती हूँ। अगर मैं कस्टमाइज फर्नीचर बनाती हूँ तो वो मेरी जॉब कॉस्टिंग है, क्योंकि वो मुझे अपने ही वेयर हाउस, अपनी ही फैक्ट्री में काम करना है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में मेरी साइट हर बार अलग होगी। अगर मैं ब्रिजेस बना रही हूँ तो जहां पर ब्रिज बनेगा मेरा बिजनेस उठकर वहां चला जाएगा, एक फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं रहेगी। जॉब कॉस्टिंग छोटे साइज की होती है ज़्यादातर और कम टाइम लगता है इसके एग्जीक्यूशन में, वेराज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बड़े साइज की होती है और यहाँ पर इसकी एग्जीक्यूशन में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। यहाँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट आती है, क्योंकि इनडायरेक्ट जो ऑफिस वगैरह के एक्सपेंसेस है वो तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में होते ही नहीं, है ना। एक से ज़्यादा कॉस्ट यूनिट यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट को एक ही कॉस्ट यूनिट हम मानकर चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट फिक्स प्राइस होते हैं जहाँ पर टोटल अमाउंट जो है वो हर चीज पूरे कॉन्ट्रैक्ट का इंक्लूडेड होता है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पर कॉस्ट के साथ साथ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अलग से ऐड किया जाता है। कुछ टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल के लिए पेमेंट की जाती है और जितना टाइम वो देते हैं, जितना टाइम वो डिवोट करते हैं प्रोडक्शन में या कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट में, उतनी उनको साथ साथ कॉस्टिंग उनकी दे दी जाती है फॉर द आर्ली वेज। नेक्स्ट है हमारे पास एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज उन प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होता है जहां पर प्राइस में फ्लक्चुएशन आ गई है। आपने एक प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट करने का आपका वादा हो गया किसी के साथ, है ना, और प्राइजेस ऑफ मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा जो है वो चेंज हो गए। तो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट के जो प्राइजेस हैं उनको आप रिवाइज कर कर चलते हो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। स्टार्टिंग में ही एस्केलेशन क्लॉज के बारे में बात हो जाती है कि अगर आपका प्रोजेक्ट जो है उसमें कॉस्टिंग बढ़ गई तो कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्टर कैन एस्केलेट, कैन चेंज द प्राइजेस, है ना। तो सुटेबली उसके प्राइजेस को एडजस्ट कर दिया जाता है। प्रॉफिट टू डेट ऐसे निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट। प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं, जहां पर एक जो प्रोसेस है, प्रोसेस कॉस्टिंग वहां पर होती है जहां पर आपको छोटे छोटे प्रोसेसेस के थ्रू आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट होती है। एक प्रोसेसिंग यूनिट का जो आउटपुट है वो दूसरे प्रोसेसिंग यूनिट का क्या बन जाता है, इनपुट बन जाता है, वो आपके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग होती है। प्रोसेस कॉस्टिंग की अगर एप्लीकेशन की बात करूं तो कहाँ कहाँ लग सकती है, जहां पर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं तो अलग अलग कॉस्ट एट्रीब्यूशन किया जा सकता है। एक ही प्रोडक्ट है
लेकिन उसके बहुत सारे फीचर्स हैं और अलग अलग फीचर्स के अलग अलग यूजेस हैं। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट यूज़ की जाती है प्रोसेस कॉस्टिंग में, स्टैंडर्ड कॉस्ट और फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉस्ट जो है वो यूज़ की जाती है। बैच कॉस्टिंग की हम बात कर चुके हैं, जॉब और प्रोसेस कॉस्टिंग का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है, बैच कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग जहाँ पर जो है आप सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो, और सर्विसेज प्रोवाइड करवाने में प्रिंसिपल ऑफ यूनिट कॉस्टिंग जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस कॉस्टिंग में वो हमारा यूज किया जाता है। हमारी कॉस्ट सर्विसेज से रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड हमारी कॉस्ट यहाँ पर नहीं है। जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको गुड्स नहीं दे रहे हैं। सो आज वाला कंसेप्ट जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी मेजर्स कॉस्ट पर किलोमीटर वाइल अ फैक्ट्री डिवाइड्स इट्स ऑपरेशन इनटू डिपार्टमेंट्स फॉर कॉस्ट कंट्रोल। अब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी अगर कॉस्ट पर किलोमीटर ले रही है तो ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या कर रही है, कॉस्ट यूनिट की बात कर रही है यहाँ पर। और जो फैक्ट्री है, अगर फैक्ट्री अपने ऑपरेशंस को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रही है, यानी ये कॉस्ट सेंटर है ना। कॉस्ट यूनिट कॉस्ट सेंटर पढ़ा था, तो फर्स्ट कॉस्ट यूनिट है और सेकंड क्या है मेरे लिए, कॉस्ट सेंटर है। Second is a construction company undertakes a large project that takes more than 1 year to complete and maintains a separate cost accounting for it. Construction company है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और साथ ही साथ हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द कोर्सेज, जिन कोर्सेज के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। उन कोर्सेज को असेस करने के लिए एड्यूटैब की वेबसाइट पर आप लोग जाएंगे, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, जेआईबी कोर्सेज पर क्लिक करेंगे एंड स्क्रॉल डाउन करने पर आपको जेआईबी के सभी कोर्सेज विजिबल होंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बैंकर्स कैप्सूल कोर्स की, एक ऐसा कोर्स जो एक कैप्सूल की तरह है। आपकी सभी समस्याओं का निवारण एक ही जगह पर कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ बैंकर्स कैप्सूल कोर्स। अब बैंकर्स कैप्सूल कोर्स क्या कर रहा है, तो बैंकर्स कैप्सूल कोर्स आपको ना रिकॉर्डेड वर्जन्स प्रोवाइड करवा रहा है आपके सारे मॉड्यूल्स के। जैसे मान लीजिए अगर मैं एएफएम की बात करूं, तो एएफएम में 4 मॉड्यूल्स हैं, तो चारों मॉड्यूल्स के इंडिविजुअल आपको जो है रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी, आप कभी भी पढ़ सकते हो क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, लेट नाइट, इन द डे, जब भी आपका मन करे। छोटे छोटे पार्ट्स में आप सिलेबस कवर करो, सिलेबस कवर कर कर मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर लो, पेपर हो जाएगा एकदम बढ़िया। ठीक है, तो बैंकर्स कैप्सूल कोर्स आप चारों सब्जेक्ट्स के लिए भी ले सकते हो, जिसको ये कंबाइंड कोर्स है आपके पास, ये आपको कोर्स दिख रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्स की अगर मैं बात करूं, तो हर सब्जेक्ट का, आईआईएफएस का, पीपीबी का, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम, चारों का आपको इंडिविजुअल बैंकर्स कैप्सूल कोर्स भी मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करते हो, अपने सिलेबस को कवर अप करो, तो आप सुपर क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लो। मॉर्निंग इवनिंग में 2.5-2.5 घंटे की क्लासेस रहेंगी, और उन क्लासेस की हेल्प से आप अपने सिलेबस को टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए कवर अप कर सकते हो। ठीक है, डाउट साथ साथ आपके कवर हो जाएंगे, सिलेबस आपका विद इन 24 कंसेप्ट क्लासेस, 24 लाइव क्लासेस आपका सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। 6 क्लासेस लेंगी हर सब्जेक्ट की, और आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा दिए जाएंगे। इन कोर्सेज में एनरोल करने का फ़ायदा क्या है, तो इन कोर्सेज में एनरोल करने का फ़ायदा ये है कि इन कोर्सेज की हेल्प से आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ सकते हैं, और आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के चांसेस जो है वो और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे। इन कोर्सेज में आपको कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो गई है, आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज का क्या बेनिफिट होगा कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज मिल जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो एग्जाम का एनवायरनमेंट फेस करने को मिलेगा, ताकि आप 100 क्वेश्चन कैसे एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में कवर अप कर पाओगे, आपको आसानी रहेगी। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कर सकते हो आप, तो टेस्ट सीरीज की हेल्प से आपके एग्जाम के जो कंसेप्ट हैं वो और भी ज़्यादा पॉलिश्ड हो जाएंगे, है ना। कोई क्वेश्चन गलत होता है या सही होता है, आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी इन टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। क्लियर, तो इन कोर्सेज में खुद को एनरोल कीजिए, और प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट की अवेलेबिलिटी हो पाए। आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ फॉर एनी अदर काइंड ऑफ डाउट एंड क्वेरी यू कैन कॉल अस एंड ईमेल अस एट hello@edutab.co.in। मिलते हैं जय बंधुकों के अगले सेशन में। पढ़ाई जहाँ रुकती नहीं, साथ चलती है। टेक केयर एंड बाय बाय।